नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने अध्याय 11 की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने धारा 159 से लेकर धारा 163 तक का अध्ययन कर लिया था। आज अध्याय 11 की दूसरी क्लास है, जिसमें हम आगे की धाराओं का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 164 से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस धारा में क्या बताया गया है। धारा 164 में बताया गया है, अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी। इस धारा को निम्न पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अधिनियम के पूर्व किसी अन्य विधि से तैयार योजना को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किया गया समझा जाएगा और इस योजना पर उपांतरण प्रवर्तन से संबंधित पूर्वगामी धाराओं के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे। यह धारा आसान है, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब इस अधिनियम की शुरुआत हुई उससे पहले भी कई योजनाएं बनाई गई होंगी। तो इस धारा में यही बताया गया है कि जो योजनाएं अधिनियम से पूर्व बनाई गई हैं वह सभी योजनाएं भी इस अधिनियम के तहत तैयार की गई समझी जाएंगी, और जब उन योजनाओं को इस अधिनियम के तहत तैयार किया गया समझा जाएगा तब उन पर उपांतरण प्रवर्तन, जो पिछली धाराओं में हमने जो नियमों का अध्ययन किया था वह सभी उन धाराओं पर भी लागू होंगे। यही इस धारा का अर्थ है। उम्मीद करता हूं यह धारा आपको समझ में आई होगी। अगली धारा है धारा 165। धारा 165 में योजना का पुनरीक्षण के बारे में बताया गया है। पुनरीक्षण शब्द का अंग्रेजी हो जाएगा रिव्यू, अर्थात योजना का रिव्यू। पहले हम इस धारा के सभी पॉइंटों को पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, योजना प्रवर्तन की तारीख से 10 वर्ष के भीतर यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार या नगरपालिका योजना का पुनरीक्षण कर सकती है। दूसरा पॉइंट है, राज्य सरकार के निर्देश द्वारा या नगरपालिका के स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, नया नागरिक सर्वेक्षण विद्यमान भू उपयोग का मानचित्र तैयार करवाकर पुनरीक्षण किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट है, पुनरीक्षण के उपरांत पूर्वगामी उपबंध प्रकाशन मंजूरी के संबंध में लागू होंगे। अब इन सभी पॉइंटों को समझने का प्रयास कीजिए। इस धारा में पहला पॉइंट यह दिया गया है कि जिस तारीख से योजना प्रवर्तित हो जाती है, अर्थात हमने इसको पहली क्लास में पढ़ा भी है कि योजना कब से प्रवर्तन में मानी जाएगी। तो जब प्रकाशित हो जाती है उस तारीख से प्रवर्तन में मानी जाती है, या राजपत्र में कोई तारीख दी हो उस तारीख से प्रवर्तन में मानी जाती है। तो जिस तारीख से वह प्रवर्तन में आई है उस तारीख से 10 वर्ष के भीतर यदि राज्य सरकार या नगरपालिका उस योजना में कोई बदलाव करना चाहते हैं, उस योजना को रिव्यू करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट यह है कि राज्य सरकार या तो पुनरीक्षण के संबंध में नगरपालिका को निर्देश दे सकती है, या नगरपालिका अपनी राय में पुनरीक्षण को आवश्यक समझे तो वह स्वप्रेरणा के द्वारा भी पुनरीक्षण कर सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें यह दिया गया है कि जब किसी योजना का पुनरीक्षण किया जाना है तो हो सकता है नगरपालिका उसका नए सिरे से सर्वेक्षण करे। जैसे जब किसी योजना की शुरुआत की जाती है उससे पहले एक सर्वे किया जाता है, उसी प्रकार योजना के पुनरीक्षण के लिए भी हो सकता है नगरपालिका दोबारा से सर्वे करे और जो विद्यमान भूभाग है, अर्थात जिस क्षेत्र विशेष के लिए योजना लाई गई थी, अगले 10 वर्षों में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा। हो सकता है वहाँ उद्योग धंधे लग गए होंगे, आवासीय बिल्डिंगें बन गई होंगी, तो जो विद्यमान भूभाग है उसका मानचित्र तैयार करवाया जाएगा नगरपालिका के द्वारा, और उस मानचित्र के आधार पर और सर्वे के आधार पर पुनरीक्षण किया जाएगा। और इसी धारा का लास्ट और अंतिम पॉइंट यह है कि जब योजना का पुनरीक्षण किया जाएगा उसके बाद योजना में आवश्यक फेरबदल या परिवर्तन कर दिए जाएंगे, तो उसके बाद उस पुनरीक्षण की गई योजना पर सभी पूर्वगामी धाराएं उसी प्रकार लागू होंगी। जैसे प्रकाशन और मंजूरी के संबंध में हम नई योजना पर लागू करते हैं, उसी प्रकार उस पुनरीक्षण की योजना को पुनः प्रकाशित किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा, आदि सभी उपबंध लागू होंगे। अगली धारा है धारा 166। धारा 166 में बताया गया है विकास क्षेत्रों की घोषणा के बारे में, कि जो विकास क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्र में योजनाएं चलाई जाएंगी
उसके कौन कौन से क्षेत्र होंगे उसकी घोषणा के बारे में बताया गया है। पहले इस धारा की हम सभी पॉइंटों को पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी पॉइंटों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, धारा 161 के अधीन योजना तैयार होने पर उस योजना का अनुमोदन किया जाएगा और जब अनुमोदित हो जाएगी योजना तो राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके विकास क्षेत्र की घोषणा की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से नगरपालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना भूमि का उपयोग, उसमें परिवर्तन, कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, परंतु निम्न के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, जिसमें पहला पॉइंट हमारा दिया गया है, भवन के रखरखाव सुधार हेतु आंतरिक भाग में संक्रम बाह्य स्वरूप प्रभावित ना हो। दूसरा पॉइंट है, विधि के अधीन प्राधिकारी और नगरपालिका द्वारा आवश्यक संक्रम। तीसरा पॉइंट है, केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सड़क, लोकमार्ग, नालियों, पाइपों, केबलों की मरम्मत इत्यादि का कार्य। और चौथा पॉइंट है, खेती के मामूली अनुक्रम जिनमें कुएं का उत्खनन शामिल है। और पांचवा पॉइंट है, सड़क निर्माण कृषि भूमि तक पहुंच के लिए इत्यादि कार्य शामिल हैं। अब सभी पॉइंटों को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, धारा 166 के अंदर पहला पॉइंट है कि धारा 161 के अधीन जिस योजना को हम पहले तैयार कर रहे हैं, जैसे हमने धारा 161 में पढ़ा था कि सबसे पहले योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जब योजना का प्रारूप तैयार हो जाएगा फिर उस पर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। उसके बाद उसको राज्य सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और जब राज्य सरकार अनुमोदित कर देगी तो अधिसूचना प्रकाशित करके उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। तो जब अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी तो उस अधिसूचना में यह भी बताया जाएगा कि विकास क्षेत्र कौन सा होगा, अर्थात किस क्षेत्र में विकास होना है। तो वही पॉइंट यहाँ दिया है कि विकास क्षेत्र की घोषणा की जाएगी। तो उस अधिसूचना में बता दिया जाएगा कि किस एरिया में डेवलपमेंट होना है। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि जब अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी तो उसमें विकास क्षेत्र की घोषणा होगी और जब विकास क्षेत्र की घोषणा हो जाएगी तो उस विकास क्षेत्र में नगरपालिका की आज्ञा के बिना भूमि का उपयोग, उसमें परिवर्तन और कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात जिस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किया गया है उसमें आप नगरपालिका की आज्ञा के बिना कोई भी भूमि का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही भूमि में कोई परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही कोई विकास का कार्य कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरे पॉइंट में दिया गया है, परंतु निम्न के लिए अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। तीसरे पॉइंट में कुछ अपवाद दिए गए हैं, अर्थात कि जिसमें आपको नगरपालिका से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप वह काम भूमि पर कर सकते हैं। तो उसी में पहला काम है कि अगर आपकी विकास क्षेत्र के अंदर कोई आपकी बिल्डिंग आती है और आप उसके रखरखाव या मरम्मत का कार्य करना चाहते हैं तो आप उस कार्य को नगरपालिका की परमिशन के बिना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि वह जो भी मरम्मत आपके द्वारा कराई जाएगी वह उसके आंतरिक भाग में होनी चाहिए। अर्थात आपका अगर घर है तो आप घर के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन कराइए, लेकिन उसका जो बाह्य स्वरूप है वह परिवर्तित होना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि विधि के अधीन, अर्थात कानूनी रूप से यदि कोई अधिकारी या नगरपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहती है तो वह उस कार्य को कर सकती है। उसके लिए किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार इनके द्वारा या इनके किसी प्राधिकारी के द्वारा यदि कोई सड़क मार्ग उस विकास क्षेत्र से निकल रहा है या लोक मार्ग है, राजमार्ग है या किसी प्रकार की टेलीफोन केबलें हैं, तारें हैं, उनकी मरम्मत की जानी है या उस विकास क्षेत्र की नालियों और पाइपों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाना है तो उसके लिए भी नगरपालिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन कार्यों को बिना आज्ञा के किया जा सकता है। यदि विकास क्षेत्र में कोई खेती का कार्य हो रहा है तो उस खेती से संबंधित कोई भी कार्य बिना परमिशन के किया जा सकता है। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि खेती इत्यादि के कार्य में आप जमीन का उपयोग करेंगे ही करेंगे, तो यदि जमीन के उपयोग को बाधित कर दिया गया तो खेती किस प्रकार होगी। तो इसलिए खेती के कार्यों को छूट दी गई है कि आप खेती के कार्य जो विकास क्षेत्र में आ रही है उस भूमि पर कर सकते हैं। इस भूमि के खेती के कार्यों में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसमें कुएं का उत्खनन भी शामिल है। अर्थात यदि कोई किसान
जिसकी भूमि विकास क्षेत्र के अंदर है और वह उस पर खेती कर रहा है, तो वह व्यक्ति और किसान उस भूमि पर कुएं का उत्खनन कर सकता है। उसके लिए नगरपालिका की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी और कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए सड़क का निर्माण भी किया जा सकता है। तो यह धारा 166 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगली धारा है धारा 167, जिसमें अप्राधिकृत विकास या योजना असंगत उपयोग के लिए शास्ति। शास्ति शब्द का इंग्लिश वर्ड हम पिछली क्लासों में भी देख चुके हैं। शास्ति का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा पेनल्टी। तो चलिए इस धारा का पहला पॉइंट देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से कोई विकास प्रारंभ करता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि का उपयोग परिवर्तन करता है जो कि अनुज्ञा के बिना करता हो, मंजूर की गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता हो। तीसरा पॉइंट, विकास की अनुज्ञा के प्रति सहरण अर्थात रद्द करने के पश्चात करता हो, तो दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। और दोष सिद्धि के पश्चात भी यदि अपराध जारी रहता है तो प्रत्येक दिवस के लिए 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इस धारा को एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमने पिछली धारा में पढ़ा था कि योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा, उसके बाद अधिसूचना में प्रकाशित किया जाएगा और उस अधिसूचना में विकास के क्षेत्र की घोषणा कर दी जाएगी, जिसके बारे में हमने यह भी पढ़ा था कि उस विकास के क्षेत्र में बिना परमिशन के आप कार्यों को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ उसी क्षेत्र की बात हो रही है कि यदि कोई क्षेत्र जो विकास का क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, उसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा से अर्थात स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर कोई विकास का कार्य प्रारंभ कर देता है या किसी विकास कार्य को कार्यान्वित करता है या विकास क्षेत्र की जो भूमि है उसका उपयोग परिवर्तन करता है, और ऐसे जो कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे वह अनुज्ञा के बिना किए गए हैं अर्थात नगर पालिका से परमिशन नहीं ली गई है उन कार्यों के लिए। दूसरा पॉइंट है कि मंजूर की गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करता है अर्थात नगर पालिका से परमिशन तो ली गई है और नगर पालिका ने परमिशन दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखती है नगर पालिका, आप इतनी सीमा तक ही परिवर्तन कर पाएंगे, और व्यक्ति परमिशन देने के बाद भी शर्तों का उल्लंघन करता है अर्थात परमिशन में जो शर्तें दी गई हैं उनका उल्लंघन करता है। तीसरा पॉइंट है विकास की अनुज्ञा के प्रत्याहरण करने के पश्चात भी करता है अर्थात नगर पालिका ने परमिशन दे दी, लेकिन जब नगर पालिका को लगा कि व्यक्ति उसका गलत फायदा उठा रहा है और उस परमिशन को वह रद्द कर दे, और व्यक्ति उस परमिशन के रद्द होने के बाद भी यदि कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वह दोष सिद्धि पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। और अगला पॉइंट यह दिया गया है धारा में कि दोष सिद्धि के पश्चात भी यदि अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए 100 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि व्यक्ति यदि उपरोक्त कार्यों में दोष सिद्ध पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और जब दोष सिद्धि पाया गया उसके बाद भी व्यक्ति कार्य नहीं बंद कर रहा है और अपने जो अपराध है उसको जारी रख रहा है, तो उस पर प्रत्येक दिन 100 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह इस पॉइंट के अंदर दिया गया है। धारा 167 में दूसरा पॉइंट है कि व्यक्ति अनुज्ञा में दी गई कालावधि के बाद भी उपयोग जारी रखता है या नियम व शर्तों का अनुपालन किए बिना उपयोग जारी रखता है तो दोष सिद्धि पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए 500 रुपये तक से दंडित किया जा सकता है। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था, जो पॉइंट नंबर 1 था, कि कोई विकास का कार्य प्रारंभ किया जाता है, कार्यान्वित किया जाता है या भूमि के उपयोग का परिवर्तन किया जाता है और उसमें परमिशन नहीं ली जाती है, परमिशन ली है और जो शर्तें रखी गई हैं नगरपालिका की तरफ से उनका उल्लंघन किया है, तो इन स्थितियों में 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा, और अपराध जारी रहता है तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि परमिशन में जो कालावधि दी गई है उसके बाद भी व्यक्ति उसका उपयोग जारी रख रहा है और नियम या शर्तों का अनुपालन किए बिना उपयोग जारी रखता है। वहां बात विकास कार्य की कार्यान्वित करने की और भूमि के उपयोग का परिवर्तन करने की थी,
लेकिन यहाँ बात हो रही है उपयोग को जारी रखने की। तो इसको उदाहरण से आप इस प्रकार समझिए। मान लीजिए नगर पालिका के द्वारा कोई विकास क्षेत्र घोषित किया गया, उस विकास क्षेत्र में किसी व्यक्ति की दुकान है, तो पालिका ने परमिशन दी कि आप 2 महीने तक दुकान को चला सकते हैं, उसके बाद दुकान आपको यहाँ से खाली करनी पड़ेगी और अन्यत्र किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करनी पड़ेगी। लेकिन व्यक्ति उस दुकान का उपयोग कर रहा है, तो जो अनुज्ञा में जो कालावधि दी गई है वह 2 महीने भी पूरे हो गए, उसके बाद भी व्यक्ति लगातार उसका उपयोग कर रहा है, तो उस स्थिति में व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वह जुर्माना 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और जुर्माना लग गया, दोष सिद्धि भी हो गई, उसके बाद भी व्यक्ति नहीं मान रहा है और उसका उपयोग जारी रख रहा है, अर्थात उसका जो अपराध है वह जारी है, तो उस पर प्रत्येक दिवस के लिए 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। अर्थात दोष सिद्धि के बाद प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली धारा है धारा 168, जिसमें अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा का अगर सीधा सीधा अर्थ हम देखें तो इस धारा का यही अर्थ हो जाएगा कि जो विकास क्षेत्र है जिसमें बिना परमिशन के कोई विकास कार्य किया गया है या भूमि के उपयोग को परिवर्तन किया गया है या भूमि का उपयोग जारी रखा गया है, तो उसको हटाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे नगर पालिका के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। इस धारा का पहला पॉइंट हम देखें तो भूमि का विकास धारा 167 की उपधारा 1 के अधीन किया गया हो तो नगर पालिका उपबंधों के अधीन स्वामी को नोटिस दे सकेगी, जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि नोटिस में दी गई कालावधि जो 1 माह से अधिक नहीं होगी के भीतर निम्नलिखित में से कदम उठाए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करे जिसमें वह पहले थी, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे। और इसमें एक बात यह भी कही गई है, परंतु जहां भूमि के उपयोग को रोकना अपेक्षित हो वहां नगरपालिका अधिभोगी पर भी नोटिस तामील करवाएगी। यह पूरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि जो हमने पिछली धारा 167 के उपधारा 1 में पढ़ा था कि किसी भूमि जो विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है उस पर कोई विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया हो या कोई विकास कार्य कार्यान्वित किया जा रहा हो या भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, तो वह किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य बिना आज्ञा के कर रहा है, बिना अनुज्ञा या परमिशन के कर रहा है, तब नगरपालिका स्वामी को नोटिस दे सकेगी। तो ऐसी स्थिति में जो स्वामी है भवन या भूमि या संपत्ति का, नगरपालिका उसको नोटिस देगी और उस नोटिस में एक कालावधि दी गई होगी जो 1 माह से अधिक नहीं होगी। उस 1 माह के अंदर अंदर स्वामी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निम्नलिखित कदम उठाए, और वह कदम कौन से कदम उठाएगा यह भी नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। अर्थात नगरपालिका जो नोटिस जारी करेगी उसमें एक तो समय बताएगी कि इतने समय के अंदर अंदर आपको, और यह भी बताएगी कि क्या कदम उठाना है। ये दोनों चीजें बताएगी नगरपालिका कि कितने समय में आपको क्या कदम उठाना है। तो यहाँ 2 कदमों के बारे में दिया गया है। पहला एक पॉइंट ये हो जाएगा कि भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करे, अर्थात नगरपालिका उस व्यक्ति से यह अपेक्षा रखेगी यदि उसने कोई विकास कार्य करा दिया है व्यक्ति ने भूमि पर, तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उस विकास कार्य को समाप्त करे, तोड़वाए, कुछ भी करे, लेकिन भूमि जिस स्थिति में पहले थी उसी स्थिति में लाके दे। नगरपालिका ऐसा उसको नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकती है। और दूसरा पॉइंट यह दिया गया है कि अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करे। यह उस स्थिति में है कि मान लीजिए नगरपालिका ने परमिशन तो दे दी कार्य करने के लिए, लेकिन व्यक्ति नियम और शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी नगरपालिका नोटिस देगी व्यक्ति को और कहेगी कि आप शर्तों का अनुपालन सही ढंग से कीजिए और शर्तों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे कार्य कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की स्थितियां नोटिस में दी जा सकती हैं। अगला इस पॉइंट में यह भी कहा गया है कि जहां भूमि के उपयोग को रोकने की बात है वहां अधिभोगी पर भी नोटिस तामील करवाया जा सकता है। आपने अब तक जितने भी केस देखे होंगे, हमने जितनी भी धाराएं पढ़ी, उसमें सब में यही बताया गया कि स्वामी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा, ना कि अधिभोगी के लिए। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि अधिभोगी को भी नोटिस तामील करवाया जाएगा। यह किस स्थिति में होगा? जब उपयोग जारी रखने वाली स्थिति में। तो इस पॉइंट को यदि उदाहरण से समझें
तो आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए स्वामी ने अपने किसी भवन को किराए पर दे रखा है और कोई व्यक्ति उसका अधिभोग कर रहा है और वह क्षेत्र विकास क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, तो स्वामी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में उस किराएदार को नोटिस दिया जाएगा नगर पालिका द्वारा कि आप उस भवन को खाली कीजिए, उसका उपयोग आप आगे नहीं कर पाएंगे। तो यह स्थिति जब बनेगी जब अधिभोगी उस भवन या संपत्ति का अधिभोग कर रहा है और नगर पालिका चाहती है कि उसका उपयोग जारी ना रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में अधिभोगी को भी नोटिस तामील करवाया जाएगा। धारा 168 में अगला पॉइंट है, विशिष्टतया ऐसे नोटिस में उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जा सकेगी। अर्थात अभी जो हम पहला पॉइंट पढ़ के आए हैं जिसमें यह बात की गई थी कि भूमि को उसी रूप में प्रत्यावर्तित कर दिया जाए जिसमें वह पहले थी, या फिर नियम और शर्तों का अनुपालन किया जाए, तो उस उपधारा 1 के जो प्रयोजन है अर्थात भूमि को वापस उसी स्थिति में लौटाया जाए, उसके लिए किन किन कार्यों की अपेक्षा की जा सकती है। तो वह पॉइंट यह है कि किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाए या परिवर्तन कर दिया जाए। अर्थात मान लीजिए व्यक्ति ने बिना परमिशन के किसी भवन का निर्माण कर दिया है, तो उस भवन को तोड़ दिया जाए, तभी वह अपनी पूर्ववत स्थिति में लौटेगी। अर्थात जो भूमि पहले थी तो उस भूमि को उसी रूप में रखने के लिए भवन को तोड़ दिया जाएगा या संकर्म को तोड़ दिया जाए। संकर्म से मतलब हो जाएगा यहाँ कि जो कार्य किया गया है, अगर मान लीजिए कोई 1 मंजिला भवन था उसको 2 मंजिला बना दिया गया बिना परमिशन के, तो उसकी ऊपरी मंजिल को तोड़ दिया जाए, ना कि पूरे भवन को। तो जो संकर्म किया गया है अर्थात जो कार्य किया गया है उसको तोड़ दिया जाए या परिवर्तन कर दिया जाए। और दूसरा पॉइंट है कि भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाए। यदि नगर पालिका ने नोटिस में किसी भूमि के उपयोग को बंद करने की बात कही है तो उसके उपयोग को रोक दिया जा सकता है। इसी धारा में तीसरा पॉइंट है, ऐसे नोटिस से व्यथित व्यक्ति नोटिस में दी गई कालावधि के भीतर संकर्म या उपयोग जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति है जो कोई विकास का कार्य कर रहा है या उसका उपयोग जारी रख रहा है, तो उसको धारा 168 की जो उपधारा पहली है अर्थात जो पहला पॉइंट हम पढ़ के आए हैं उसमें बताया गया था कि नोटिस दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस नोटिस से व्यथित होता है, उसको उस नोटिस से आपत्ति होती है, तो वह व्यक्ति नोटिस में जो कालावधि दी गई है उसके भीतर नगर पालिका के सामने अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा। अर्थात वह व्यक्ति जो बिना परमिशन के कार्य कर रहा था तो उसको नोटिस प्राप्त हुआ और नोटिस प्राप्त होने के बाद वह व्यक्ति नगर पालिका के पास जाकर परमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकता है। अब यहाँ चौथा पॉइंट दिया गया है जिसमें 2 स्थितियां बताई गई हैं कि जब व्यक्ति परमिशन के लिए आवेदन करेगा तब क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। यदि व्यक्ति परमिशन के लिए आवेदन करता है और उसकी परमिशन स्वीकार कर ली जाती है नगर पालिका के द्वारा, तो जो नोटिस जारी किया गया था पॉइंट 1 के हिसाब से वह प्रत्याहृत माना जाएगा, अर्थात वह नोटिस समाप्त हो जाएगा। और यदि अनुज्ञा मंजूर नहीं होती है अर्थात नगर पालिका उस व्यक्ति को परमिशन नहीं देती है, तो जो नोटिस है वह यथावत बना रहेगा। अर्थात जो पॉइंट 1 में हम नोटिस जारी किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा वह यथावत बना रहेगा। और चौथे पॉइंट में एक पॉइंट और दिया गया है कि अनुज्ञा भवन के किसी हिस्से के लिए भी दी जा सकती है। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई निर्माण कार्य करा रहा है और उसको नोटिस जारी हो गया, तो नोटिस जारी होने के बाद जब उसने परमिशन के लिए आवेदन किया तो हो सकता है नगर पालिका किसी नियम के अनुसार उसको संपूर्ण भवन की परमिशन तो ना दे, लेकिन भवन के किसी हिस्से में निर्माण की या उसका उपयोग जारी रखने की परमिशन दे सकती है। ऐसी स्थिति में होगा ये कि जिस हिस्से की परमिशन नगर पालिका ने दी है व्यक्ति केवल उसी हिस्से में कार्य कर पाएगा या उसका उपयोग कर पाएगा। इसके अलावा यदि वह भवन के अन्य हिस्सों का भी उपयोग करता है तो शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर जुर्माना लग सकता है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इस धारा में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। धारा 168 में अगला पॉइंट है 5वां पॉइंट कि उपधारा 4 के अधीन भवन के जिस हिस्से के लिए अनुज्ञा नहीं मिलने से नोटिस यथावत रहा है या रहेगा और उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो का पॉइंट स्वामी को और उपयोग जारी रखने पर किसी अन्य को भी अभियोजित किया जा सकेगा। और खा पॉइंट है भूमि के पूर्व रूप में प्रत्यावर्तन के लिए तोड़ने या परिवर्तन करने का जो व्यय है वह नगर पालिका
स्वामी से वसूलेगी। अब इस पॉइंट को आप समझिए। 5वें पॉइंट में यह बताया गया है कि उपधारा 4 अर्थात जो चौथा पॉइंट है उसमें हमने पढ़ा था कि भवन के किसी हिस्से के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है तो नोटिस समाप्त हो जाएगा उस हिस्से के लिए, और जिस हिस्से के लिए अनुज्ञा या परमिशन प्राप्त नहीं हुई है वहां नोटिस यथावत रहेगा। तो यदि किसी भवन के किसी हिस्से के लिए अनुज्ञा नहीं मिली है तो नोटिस यथावत रहेगा, लेकिन नोटिस यथावत रहने के बावजूद भी स्वामी ने उस भवन में कार्य या उपयोग कर लिया और उस नोटिस का अनुपालन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में स्वामी को अभियोजित किया जाएगा, अर्थात उस पर केस दर्ज हो जाएगा और ट्रायल चलेंगे उसके। और यहाँ जो पॉइंट दिया है कि उपयोग जारी रखने पर किसी अन्य को भी, जैसे हमने अभी पिछली धारा में पढ़ा भी था कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करा रहा है, उपयोग परिवर्तन कर रहा है तो स्वामी को नोटिस दिया जाएगा, लेकिन उपयोग जारी रखने की अगर बात आती है तो हमने देखा था कि किराएदार उस जगह का उपयोग कर सकता है, अधिभोगी है, तो उपयोग जारी रखने की स्थिति में किसी अन्य को अर्थात अधिभोगी को भी अभियोजित किया जा सकता है। तो यह का पॉइंट के अंदर दिया गया है। और जो हमारा खा है उसमें बताया गया है कि भूमि के पूर्व प्रत्यावर्तन के लिए, अर्थात जो हमने पहले पढ़ा है कि भूमि पर यदि कोई कार्य कर दिया गया है और अनुज्ञा नहीं ली गई है और नगर पालिका उसको पूर्व रूप में प्रत्यावर्तन कराना चाहती है तो उसके लिए नगर पालिका यदि स्वयं उस भूमि पर तोड़फोड़ करे या परिवर्तन करे तो उस पर जो खर्चा आएगा उस खर्चे को उस स्वामी से वसूल करेगी। तो यह पॉइंट आप याद रखिएगा। इस धारा का अंतिम पॉइंट है कि उपधारा 5 का के अधीन दोष सिद्धि पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिवस के लिए 200 रुपये तक से दंडित किया जा सकता है। यहाँ उपधारा 5 का अर्थात जिन हिस्सों के लिए अनुज्ञा नहीं मिली है उनका नोटिस यथावत रहेगा और उस नोटिस का यदि अनुपालन ना किया गया तो स्वामी को और उपयोग जारी रखने की स्थिति में अधिभोगी को अभियोजित किया जा सकेगा और उन पर दोष सिद्धि होने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा और यदि वह अपराध जारी रखते हैं तो प्रत्येक दिन के लिए उनको 200 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आज की क्लास में हमने धारा 164 से धारा 168 तक की धाराओं का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ धाराएं आपको समझ में आई होंगी। कई धाराएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर किया करें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले है, हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें और आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।